हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी, आपको जैसा कि पता होगा, हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके थे और चैप्टर 2 में हमने एक टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद जो है हमने अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है गुडविल वो स्टार्ट कर दिया था। और गुडविल से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा होता है, व्हाट इज़ गुडविल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, फीचर्स, क्लासिफिकेशन, ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो है हम अपना गुडविल का प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है आपने गुडविल के बारे में जो थ्योरी बनती है हमारी वो समझ ली होगी कि गुडविल होता क्या है, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, हमें इसकी क्या नीड है। और अगर नहीं देखा है तो आप उसको लास्ट वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें आज स्टार्ट करना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन हमको स्टार्ट करनी है। गुडविल वैल्यूएशन का मेन जो मेथड्स होते हैं, दो मेथड्स होते हैं हमारे। फर्स्ट होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड और सेकंड मेथड होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या बोला? फर्स्ट मेथड है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड, सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स जो मेथड है ये प्रॉफिट से रिलेटेड है, जबकि जो कैपिटलाइजेशन मेथड है आपका वो प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करने के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है। तो आज जो है हम अपना फर्स्ट मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड। क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। ठीक है। आपको ध्यान होगा हमने बात की थी कि जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, हमने उसमें जो गुडविल कंप्लीट किया था उसमें हमने कहा था कि गुडविल जो है, जब गुडविल को ख़रीदा जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करते हैं। और जब पेमेंट करते हैं, यानी कि अगर गुडविल के लिए कोई पेमेंट किया गया है तभी आप उसको बुक्स में जो है रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। गुडविल के लिए अगर कोई पेमेंट किया जाएगा तभी उसे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है आपकी, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अकॉर्डिंग टू AS 26 एंड इंड AS 38 हमने ये चीज़ देखी थी कि गुडविल बुक्स में ओनली परचेज गुडविल आप रिकॉर्ड कर सकते हो, सेल्फ जनरेटेड नहीं रिकॉर्ड होती है। ध्यान होगा आपको। तो इसी बात के लिए हमने जब बोला कि हम जो है पेमेंट करके आते हैं गुडविल के लिए। पेमेंट कब करते हैं? जब हमने बिज़नेस परचेज़ किया हो। ये बात बोली थी हमने, होप सो आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि जब भी पूरा बिज़नेस परचेज़ या सेल किया जाता है तभी गुडविल की कैलकुलेशन होती है। ठीक है। तो हमारी जो फर्म है उसने गुडविल परचेज़ की होगी और गुडविल को परचेज़ किया होगा, उसके लिए पेमेंट किया होगा। ठीक है। हमने क्या किया होगा? गुडविल परचेज़ करके उस गुडविल के लिए पेमेंट किया होगा। और जब पेमेंट किया होगा तो हम ये मान के चलते हैं कि जिससे हमने अपना बिज़नेस ख़रीदा है, जो भी फर्म, जो भी कंपनी या जो भी पर्सन था जिसके बिज़नेस को हमने टेक ओवर किया है या जिसका बिज़नेस हमने ख़रीदा है, उस बिज़नेस की, उस फर्म की कुछ तो गुडविल होगी। यस और नो? तभी तो हमने पेमेंट किया है। और हमने जब उस गुडविल का पेमेंट किया तो हम, यानी कि हमारी फर्म, एक अजम्पशन लगाती है कि वो गुडविल हमें कितने ईयर्स तक बेनिफिट दे सकती है। क्या बोला बेटा मैंने? कि मान लेते हैं एक AB फर्म थी, ये अपना बिज़नेस सेल कर रही थी, बेच रही थी। तो दो पार्टनर्स C और D ने अपनी फर्म क्रिएट कर ली, यानी कि इनसे इस फर्म को ख़रीद लिया, बिज़नेस कैरी ऑन कर रही है। तो CD फर्म ये मान के चलती है कि कुछ सिलेक्टेड, कुछ अज्यूम्ड ईयर तक हमें ये जो पार्टनर्स थे, ये जो फर्म थी, इसी का बेनिफिट हमको मिलेगा। आती है बात समझ में? अगर हम इनकी फर्म को टेक ओवर कर रहे हैं, अगर हम इनकी फर्म को ख़रीद रहे हैं, अगर हम ख़रीद रहे हैं तो इनकी भी तो गुडविल है और इनकी जो गुडविल है उसका बेनिफिट मुझे कितने ईयर्स तक मिलेगा, वही होते हैं हमारे नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज़। नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज़ यानी कि हमने जिस फर्म को ख़रीदा है उस फर्म की गुडविल हमें कितने टाइम तक बेनिफिट देगी, ये होता है इसका सिंपल भाषा में
मतलब होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसका मीनिंग नहीं पूछा जाता है, ये सिर्फ हमको समझने के लिए पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज मतलब क्या, क्यों यूज़ कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब है कि हमने जिस फॉर्म को ख़रीदा है वो फॉर्म हमें, यानी कि उस फॉर्म की गुडविल हमें कितने टाइम तक बेनिफिट देगी। आती बात समझ में? तो चलो बस बेसिक समझना था, हम समझ गए। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज में भी 2 मेथड्स हैं, एक है एवरेज प्रॉफिट और एक है सुपर प्रॉफिट मेथड। 2 मेथड्स हैं, एवरेज और सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये वाला मेथड जो सुपर प्रॉफिट है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि हम अपना फर्स्ट जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसको कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, नहीं होगा तो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट के भी 2 मेथड्स होते हैं आगे जाके, सिंपल और वेटेड एवरेज। तो हम सिंपल को तो ख़त्म करेंगे ही, कोशिश करेंगे नेक्स्ट में हम वेटेड भी देख पाएँ। देखते हैं, तो हमने क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट के 2 मेथड्स हो गए, सिंपल और वेटेड एवरेज। नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज मेथड, इसमें हम फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में भी हमारा फर्स्ट मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सबसे पहली बात हमको करना क्या है, हमको कैलकुलेशन करनी है गुडविल की। क्या करना है हमें कैलकुलेशन करनी है गुडविल की। तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उससे हम कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, गुडविल की कैलकुलेशन। फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला देख लो सबसे पहले, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। गुडविल इज इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज का मतलब अभी हमने बता दिया, ये हमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में दिया होगा, हमें बताया होगा कि उस जिस फर्म को हमने ख़रीदा है उसकी गुडविल का बेनिफिट हमको कितने टाइम तक मिलेगा। तो ये जो चीज़ है हमें गिवन होगी, इसको तो हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होगी। तो हमको निकालना क्या है बच्चे, हमें निकालना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है, सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना सीखेंगे, और जैसे ही हमें ये मिल जाएगा तब तो गुडविल की कैलकुलेशन हम कर ही लेंगे। कैसे कर लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है ना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से गुडविल की कैलकुलेशन कर लेंगे, बट उसके लिए हमें चाहिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अगर हमें ये चाहिए तो हमें क्या आना चाहिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की, और इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि इसको कैलकुलेट करते हैं हम टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या बोलेंगे हमें जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे, क्या होगा, हमें कुछ ईयर्स के प्रॉफिट गिवन होंगे, हमें उनका एवरेज निकालना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स। ये सुनो, एवरेज है, ऐसे ही तो करते हैं हम। एवरेज करने के लिए क्या करते हैं, टोटल ऑफ अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर। तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स, वो आ जाएगा आपके पास में नंबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, चलो इसको सिंपली अगर अब हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फ़िलहाल सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिना कुछ और दूसरी चीज़ों के। एग्जांपल लिया हमने, ए और बी 2 पर्सन थे जिनकी एक फर्म थी AB फर्म। ये फर्म C और D को इन्होंने क्या करा, सेल आउट कर दी। अब सेल आउट करिए तो हमको करना क्या है, गुडविल की कैलकुलेशन। ठीक है, अब ये जब हमने फर्म ली होगी तो हम क्या बोल रहे हैं, इस फर्म के 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स हमको गिवन है। हम क्या सोच के चल रहे हैं, हमारे को इसी के तो प्रॉफिट दिए होंगे, CD ने तो कुछ कमाया ही नहीं, हम तो इसके गुडविल खुद ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे कि AB फर्म के प्रॉफिट्स हमको क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो हमें क्या बोला होगा कि AB फर्म के पिछले 4 ईयर्स के प्रॉफिट मान लेते हैं हम, हमें गिवन है 10,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़, 15,000 और 20,000 रुपीज़ मान लिया, हमें ये गिवन है। अब क्या बोला है कि CD जो फॉर्म हम इससे टेक ओवर कर रहे हैं, इससे फॉर्म ख़रीद रहे हैं, तो ये मान के चल रहे हैं कि इनको 3 ईयर्स तक तो ये गुडविल, इस फॉर्म की गुडविल जो है वो बेनिफिट देगी ही देगी। क्या मान के चला है CD ने कि 3 ईयर्स तक हमको बेनिफिट होगा, यानी कि ये जो 3 ईयर्स है वो क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। यस और नो,
तो हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो यानी कि ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है हमको 3 ईयर्स, तो ये तो हमारे पास गिवन है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है गुडविल, और गुडविल के लिए हमने क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। यही तो बोला हमने फॉर्मूला, क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। अब जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है ना, अब हमें जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं, हम क्या करेंगे, जो भी मुझे प्रॉफिट्स गिवन है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ एडजस्टमेंट के लिए तो बोला ही नहीं है ना, हम तो सिंपल समझ रहे हैं अभी फ़िलहाल, जो भी प्रॉफिट्स मुझे गिवन हैं डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स की गिवन है, ये 4 ईयर्स के, येस और नो, 10,000, 5,000, 15,000 और 25,000, 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है मुझे, है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, इन 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स की टोटल लगा के और मैं कर लूँगी प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन, ठीक है। तो क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट हमारा आएगा कैलकुलेशन करने पे 12,500, हाँ जी 12,500, ये आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। और इसको मैं क्या करूँगी, 12,500 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही तो गिवन है हमें। और ये क्या निकला हमारा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो ये आ गया हमारा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये आंसर किसका मिल जाएगा मुझे, ये आ जाएगा गुडविल का। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमने किया क्या है। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करना है। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो हमको जो प्रॉफिट्स गिवन होंगे, जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट गिवन हैं उससे डिवाइड करके हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या होता है, कई बार ना कुछ प्रॉफिट्स, अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमें जो है, अभी जो हमारा एग्जांपल था उसमें क्या दिया हुआ था, हमें 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन थे, ये सुनो, ए बी फॉर्म की 10,000, 5,000, 15,000 और 20,000 ये प्रॉफिट्स गिवन थे, और 3 ईयर्स जो है नंबर ऑफ परचेज गिवन था हमें, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें बोला गया कि सेकेंड ईयर में, मतलब जो भी ये वाला ईयर होगा उस ईयर में हमारी जो फॉर्म थी वहाँ पे क्या लग गई, आग। क्या हो गया, उस साल आग लग गई, अगर फायर हो गया तो उस वजह से हमारे जो है 5,000 रुपीज़ का कुछ नुकसान हो गया। हो सकता है स्टॉक हो, कैश हो, एसेट्स हो, कुछ भी हो सकती है। कुल मिला के 5,000 का हमें यहाँ पे लॉस हो गया था। तो मुझे ये बताओ, क्या ये लॉस नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब क्या ये लॉस होता रहता है क्या, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई ऐसे ही लॉस होता ही रहता है, होता ही कैसा, नहीं, आग थोड़े ना बार बार लगती है, क्या हर साल थोड़ी आग लगती रहेगी, नहीं होता ऐसा, है ना। तो ये क्या चीज़ है, अगर आग लग जाती है और आग से जो नुकसान हो रहा है वो क्या चीज़ है, वो है हमारे लिए एक एबनॉर्मल चीज़। ये सुनो, आग लग गई और आग लगने की वजह से जो है 5,000 रुपीज़ का जो लॉस हुआ था वो हुआ है एबनॉर्मल लॉस, ये सुनो, ठीक है। और हो सकता है कि ये जो 10,000 है ना, इस ईयर में हमारे नॉन ट्रेड यानी कि बिज़नेस से रिलेटेड नहीं, मैंने पर्सनल कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था अलग से, बिज़नेस से रिलेटेड नहीं था, वो अलग इन्वेस्टमेंट था, वो कर रखा था, और उसकी वजह से जो है हमारी फर्म को 5,000 या फिर 4,000 रुपीज़ की प्रॉफिट्स हुए हैं। क्या बोला हमने, वापस देख लेते हैं एक बार, हमने क्या बोला है, 10,000, 5,000, 15 और 20। इस 5,000 में हमारी फर्म में फायर यानी आग लग गई थी, उसकी वजह से हुए थे 5,000 के लॉस, जो हमने क्या कर रखे होंगे, इन लॉसेस को माइनस कर दिया होगा, हमने क्या किया होगा, इनको हमने माइनस कर दिया होगा, जो गलत है, एबनॉर्मल है। और फर्स्ट ईयर में 4,000 के नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से हमारी इनकम हुई थी, जो हमने इसमें कर रखी है ऐड। क्या कर रखा है इसमें हमने, ऐड। तो मुझे एक बात बताओ, ये नॉन ट्रेड है ना, अगर ये बिज़नेस से रिलेटेड है ही नहीं, तो क्या बिज़नेस की इनकम इसमें आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए। तो ये जो नॉन ट्रेड इनकम है वो तो हो जाएगी हमारे 10,000 में से माइनस, और ये जो 5,000 रुपये की आग की वजह से हमारे को माइनस कर दिया हमने लॉस, वो हमें बार बार नहीं होगा, वो एबनॉर्मल है, तो इसको हम कर देंगे वापस ऐड। समझ आ रही है बात। 10,000 में से अगर 4,000 माइनस करूँगी तो कितना बच जाएगा, 6,000। 5,000 में 5,000 ऐड करूँगी तो 10,000, 15,000 प्लस 20,000। आती है बात समझ में। अब इन सबको टोटल करके मैं 4 से डिवाइड करूँगी, तब वो हमारा आएगा क्या, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट।
उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा हमने वहाँ पे एक्चुअल वर्ड यूज़ क्यों किया है, क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे होंगे, कुछ ऐसी इनकम होगी जो एबनॉर्मल होगी, वो हमें उसमें से एडजस्ट करने हैं। तो आपको जिस भी ईयर से रिलेटेड प्रॉफिट हो उसमें एडजस्टमेंट दिए हुए हों, वो एडजस्टमेंट आपको करने होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने 5000 वाला ईयर लिया था, तो वो दूसरा ईयर था, सेकेंड ईयर था ना हमारे एग्जाम्पल का। तो जो भी ईयर आपको गिवन होगा कुल मिला के क्वेश्चन में, उस ईयर के प्रॉफिट में आपको ये सब एडजस्टमेंट करने हैं। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है, कोई ऐसा लॉस है जो एबनॉर्मल है, बार बार नहीं होता है, तो आपको उसको करना है ऐड। कोई ऐसी इनकम है, ऐसा प्रॉफिट्स हैं जो एबनॉर्मल है, जो एक्चुअल में आपको हमेशा बार बार नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो वो हो जाएंगे आपका माइनस। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स में क्या ले सकते हो, जो कसिनो वगैरह के प्रॉफिट्स हुए मान लो, है ना, कि ये जो है फर्म जो थी, ये फर्म के थ्रू पार्टनर्स कसिनो वगैरह में जाते हों, या फिर हॉर्स रेस वगैरह हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे एग्जांपल के लिए, ठीक है ना, जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो या फिर कुछ एबनॉर्मल हो जो बार बार आपको नहीं होता हो, ऐसा कोई प्रॉफिट्स हुआ हो तो माइनस कर देंगे। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की जो इनकम होगी आपकी, वो भी आपकी माइनस होगी, क्योंकि वो नॉन ट्रेड है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो वो माइनस करोगे। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उन प्रॉफिट्स को ही फिर यहाँ पे आप ऊपर टोटल करोगे। आती है बात समझ में? आई होप थ्योरेटिकल हमको क्या क्या करना है वो आपको समझ आ गया होगा। प्रॉफिट के अंदर गुडविल का फॉर्मूला समझ आ गया होगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करनी है और एक्चुअल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है समझ आ गया होगा। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल जो है क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। तो ये जो इलस्ट्रेशन है ये है आपकी DK गोयल की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कैलकुलेट गुडविल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years। द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years वर, आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, 3 years परचेज, यानी कि आपको समझ आ गया होगा कि ये हमको क्या गिवन है, ये गिवन है हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आ गया समझ में? ये तो हमको यही गिवन है। फिर नीचे हमें 5 years के प्रॉफिट्स गिवन है और इनका हमको एवरेज करना है। 5 years के प्रॉफिट हैं 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 और 17, 18। 5 years के प्रॉफिट हैं आपके पास, जिसमें एक ईयर जो है आपको लॉस हुआ है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये मान लो गिवन नहीं होती क्वेश्चन में, क्या हुआ, ये कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये प्रॉफिट्स गिवन है और ये 3 years की बात की गई है और डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करनी है गुडविल की। क्या करते हम क्या करते, 4 लाख प्लस 5 लाख माइनस 60,000। माइनस 60,000 क्यों किया बच्चे, क्योंकि ये आपको नुकसान हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ क्या हुआ है, आपको लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट हो या लॉस, आपको सबका एडजस्टमेंट करना है, तो प्रॉफिट्स ऐड हो जाएंगे और लॉस माइनस हो जाएगा। देन 1.5 लाख और देन 2.5 लाख टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, इन सबको एडलेस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5। क्यों किया 5, क्योंकि एवरेज कितने सालों का करना है, 5 years का, तो डिवाइड कर दूंगी मैं 5 से। यस और नो? तो ये सारी कैलकुलेशन होके आ जाएगा मेरा एवरेज प्रॉफिट। आती है बात समझ में? अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती तब की बात कर रहे हैं हम, है ना, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैंने इनको ऐड किया, इनको डिवाइड बाय 5 करके इनका एवरेज प्रॉफिट निकाला, और जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से। तो ये क्या आ जाएगी मेरी, 3 कहाँ से आया, ये 3 years परचेज है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करती हमारा आंसर क्या आ जाएगा, गुडविल। क्या आ जाएगा अमाउंट, गुडविल। ठीक है, लेकिन अब हमें गिवन है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये तो क्या हुआ, जब सिंपल बेसिक से आपको क्वेश्चन गिवन हो और कुछ भी नहीं दिया हो तो हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। लेकिन अगर ये नहीं हो तब हमको क्या करना है, ऑन 1 जनवरी हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है 16। अब ये कौन से ईयर से रिलेटेड होगा, 16, 17, सॉरी 15, 16, क्या बोला है, 1 जनवरी 16 है ना, तो 15, 16 होगा। अ फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 3 लाख रुपीज़, अ क्लेम ऑफ 70,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। क्या हुआ, 15, 16, ये जो 60,000 का जो लॉस गिवन ना, ये है कि 3 लाख रुपीज़ का जो है ना आग की वजह से नुकसान हो गया था। मतलब हमारी जो फॉर्म है वहाँ पे क्या हो गई थी, आग लग गई थी और 3 लाख के गुड्स का, 3 लाख के सामान का नुकसान हो गया था। अगर 3 लाख के सामान का नुकसान हो गया तो डायरेक्ट मैंने क्या किया होगा, प्रॉफिट में से 3 लाख माइनस कर दिए होंगे, नहीं 3 लाख माइनस किए होंगे बट 70,000 ऐड किए होंगे। क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे वो पैसा दे दिया, यानी कि मैंने कितने माइनस किए होंगे, मैंने टोटल 2,30,000 रुपीज़ माइनस किए होंगे। यस और नो?
हाँ जी, मैंने किए होंगे 2,30,000 माइनस, और तब जाके हमारा जो है 60,000 का क्या आ रहा है, 60,000 का लॉस आ रहा होगा। ये सुनो, हाँ जी, यही तो हुआ है कि 3 लाख के जो गुड्स थे उसका नुकसान हो गया और 70,000 जो है इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसा दे दिया, तो बचे हुए 2,30,000 रुपये जो है इसको हमने लॉस मान लिया, जबकि ये एक एबनॉर्मल लॉस है। और क्योंकि एक एबनॉर्मल लॉस है तो आप इसको माइनस नहीं कर सकते थे, तो अब आप वापस क्या करेंगे, अब आप वापस 60,000 में इनको ऐड कर देंगे। -60,000 में प्लस के 2,30,000 अगर मैं ऐड करूँगी तो कितना अमाउंट बचेगा जी, ये बच जाएंगे 1,70,000 रुपीज़। ये सुनो, यानी कि 2,30,000 अगर 60,000 में ऐड करूँगी, हम ऐसे करूँगी तो कितना बचेगा, 1,70,000। यानी कि मैं क्या बोल सकती हूँ कि 15-16 जो है, 15-16 में हमें 1,70,000 का प्रॉफिट हुआ था। कब हुआ था, 15-16 में हमें 1,70,000 का प्रॉफिट हुआ था। आती है बात समझ में? हाँ जी, चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ 80,000 रुपीज़। 80,000 का आपको अनएक्सपेक्टेड टैक्स गेन हो गया, यानी कि टैक्स का रिफंड आ गया। आपको लगा था कि नहीं होने वाला है, बट आपको अनएक्सपेक्टेड टैक्स का रिफंड आ गया 80,000 का, ठीक है ना। तो ये एबनॉर्मल है क्या या नॉर्मल है? ऑब्वियसली एबनॉर्मल है भाई। 2,50,000 का जो हमारा प्रॉफिट था, लास्ट ईयर की बात की जा रही है, उसमें आपको 80,000 के एबनॉर्मल गेन ऐड कर दिया आपने। आपको बार बार थोड़ी ना टैक्स रिफंड मिलता है, इस बार मिल गया तो ये एबनॉर्मल है। ये सुनो, तो आपको ये 80,000 एबनॉर्मल गेन हुआ है, तो इसीलिए आप इस गेन को माइनस कर दोगे और फिर जो प्रॉफिट्स बचेंगे वो आपके एक्चुअल प्रॉफिट होंगे। तो 2013-14 में कितना प्रॉफिट था, 4 लाख रुपीज़। 14-15 में कितना था, 5 लाख रुपीज़। 15-16 में हमने कैलकुलेट किया था 1,70,000 रुपीज़, और 16-17 में हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था 16-17 का वही था, और फिर 17-18 में हमने कैलकुलेट किया था 1,70,000 रुपीज़। ये सुनो, ये दोनों प्रॉफिट्स हमने कैलकुलेट किए थे, बाकी में तो कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं। तो ये हो जाएगा टोटल ऑफ प्रॉफिट, और इस टोटल ऑफ प्रॉफिट में डिवाइड करेंगे हम 5 से। क्यों डिवाइड किया, हमको वही तो करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया, और 5 से डिवाइड करने के बाद में मेरे पास आंसर मिला है 2,78,000 रुपीज़ का एवरेज प्रॉफिट। ये सुनो, 278 का एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया, और फिर हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये करते ही हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल। क्या आ जाएगी, गुडविल। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए जी, उम्मीद है आपको सिंपल एवरेज मेथड जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। वेटेड एवरेज जो मेथड है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।